जय हिंद साथियों, मैं नवनीत कुमार आज अपने इस चैनल के माध्यम से इस लीगल फिलॉसफीज के पहले सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और बिना समय गंवाए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर को मैं थोड़ा एजेंडा में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस पूरे लेक्चर के दौरान क्या होने वाला है और कैसे हम चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो दोस्तों इसमें इस पूरे सेशन को मैं दोनों तरफ से इंगेजिंग बनाना चाहूंगा ताकि आपको वहां से जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं लगे और आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे। और मैं इसको पूरा एक स्टोरी बेस्ड बना के चलूंगा क्योंकि मेरा यह मानना है दोस्तों कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टोरी के बेसिस पे अगर आप सीखते हैं तो आप उसे लंबे समय तक याद रखते हैं और वो आपको कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाता है। और लास्ट में दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ूंगा, जैसे मैं इसमें मतलब इस पूरे केस के दौरान आपको अगर आपको एज अ जस्टिस अगर आपको डिसीजन लेना हो तो आपके लिए कौन सा डिसीजन सही रहेगा। अब आपको अगर पसंद आई ये पूरा वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या डिसीजन लेना सही सोचा इन बहुत सारे डिसीजन में से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी को के बेसिस पे मैं आपको सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ डिफेंस के बेसिस पे मतलब पूरा सेक्शन समझाऊंगा और आईपीसी के सेक्शन समझाऊंगा और क्यों हमें यह पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेरा यह मानना है कि संविधान को हमें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि भारत के मूल निवासी होने के नाते हमें हमारा संविधान हमें हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताता है ताकि हमारा कोई शोषण नहीं कर सके, पहली बात। और फिलॉसफी हमें यह बताता है ताकि हम तर्क कर सके, यानी कि मतलब कि कोई भी डिसीजन लेने में लेट्स सपोज दैट कि अगर आप फिलॉसफी क्या होता है दोस्तों कि दर्शन यानी कि ज्ञान से प्रेम बेसिकली, कि अगर आप इस चीज को इस मार्कर को अगर आप यहां से देखते हैं तो आपको ये कॉपर कलर का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसे यहां से देखता हूं तो ये मुझे ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो दोस्तों क्या कूपर सही है या ब्लैक सही है? दोनों अपने अपने देखने का नजरिया है। हालांकि ये दोनों सही है, आपकी नजर में कूपर सही है, मेरे नजर में यह ब्लैक सही है। तो दोस्तों इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। फिलॉसफी कहता है कि जिसे आप मान लेते हैं वो सही हो जाता है और जिसे आप नहीं मानते हैं वो गलत हो जाता है। तो हमें फिलॉसफी इसलिए पढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हमें दूसरे के नजर से भी मैटर को देखना चाहिए, किसी भी चीज को तर्क करना चाहिए कि दूसरा क्या सोचता है इस पर्पज से लेकर के, ताकि हम बेटर डिसीजन ले सके। दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी का जो शीर्षक है दोस्तों वो है एस्प्लेंसिन एक्सप्लोरर, जो कि यूएस बेस्ड स्टोरी है जिसे कि लॉन एल फुलर नाम के व्यक्ति ने पब्लिश किया था हार्वर्ड लॉ रिव्यू नाम के मैगजीन को में 1949 में। दोस्तों इस स्टोरी में क्या था कि आप इस कैरेक्टर पे सबसे पहले दोस्तों फोकस होकर के ध्यान दीजिएगा। यह स्टोरी के बेसिस पे ही पूरा लेक्चर आगे जाने वाला है और पूरा टॉपिक समझने में आएगा। तो दोस्तों इसमें ना क्या था कि 5 केव एक्सप्लोरर थे, एडल्ट लोग थे जो कि केव एडवेंचर का काम करते, एडवेंचर उनको पसंद है और वो केव एक्सप्लोर करते रहते हैं। अगर इंडिया के पर्पज से मैं बताऊं आपको थोड़ा सा जीके के पर्पज से, तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे केव्स हैं और गुफाएं और इंडिया का सबसे बड़ा केव यानी कि कैलाश केव छत्तीसगढ़ में ही विराजमान है। तो दोस्तों वो 5 लोग जो थे केव एक्सप्लोरर थे, वो एडवेंचर करने के पर्पज से केव एक्सप्लोर करने जाते हैं। और वहां पे जैसे कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो जाता है और कई बार, तो वहां क्या हुआ ना कि लैंडस्लाइड के दौरान उनका जो केव का था वो डोर क्लोज हो गया और वो लोग उस केव में फंस जाते हैं। हालांकि उनके पास कुछ मीडियम था कि वो बाहरी लोगों से कम्युनिकेट कर सके, यानी कि गवर्नमेंट वगैरह से कम्युनिकेट कर सके ताकि वो बचाव दल भेज सके। तो कुछ दिन दोस्तों ऐसे ही निकल जाते हैं और गवर्नमेंट ने 10 लोगों की रेस्क्यू टीम बनाती है गवर्नमेंट और उन्हें बचाव दल बचाने के लिए उन 5 लोगों को बचाने के लिए भेजती है। लेकिन दोस्तों पॉसिबिलिटी ये थी कि वो जो 10 लोग जाएंगे बचाने के लिए, सिचुएशन इतना क्रिटिकल था उस टाइम पे कि वो 10 लोग भी मारे जा सकते हैं दोस्तों। और हुआ भी कुछ यूं ही कि वो जो 10 लोग गए उन्हें बचाने के लिए वो भी मारे गए उस लैंडस्लाइड में। तो दोस्तों 5 लोग के जान बचाने के चक्कर में 10 लोग मारे जा चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या होता है कि कुछ दिन और बीत जाते हैं और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केव के अंदर कुछ भी खाना पानी नहीं होता है और अगर दुर्भाग्यवश अगर केव हमारा अगर डीप हुआ तो वहां पे कीड़े मकोड़े भी नहीं होते हैं, ताकि हम बियर ग्रिल्स की तरह कीड़े मकोड़े खा करके आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा कि वो सरवाइव कर लेता है किस तरीके से, तो वहां वो भी नहीं साधन उपलब्ध नहीं होता है। तो उस 5 लोगों के कैरेक्टर में मतलब एक कैरेक्टर था दोस्तों रॉजर विटनर, वो थोड़ा
आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। आप कैरेक्टर पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। रॉजर विटनर जो था थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और वो बोलता है कि कुछ दिन गुजरने के बाद कि ऐसे में तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, तो इससे बेहतर क्या होगा कि हम 5 में से कोई एक जने को मार के खा जाते हैं जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेगा, और उसके बदले उसे खाकर हम 4 जने जिंदा रहेंगे। लेकिन डिसाइड कैसे करें कि वो 5 लोग वो बंदा कौन होगा कि किसे मारा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए वो बोलता है रॉजर विटनर कि मैं ना मेरे पास एक डाइस है, इस डाइस को हम फेंक करके जैसे यानी कि 5 फेंकेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन मारा जाएगा, यानी कि जो इस गेम में जीत जाएगा वो बच जाएगा और जो इस गेम में एक बंदा हार जाएगा वो मारा जाएगा। और तो 4 लोगों को वो आइडिया ना काफी पसंद आता है कि नहीं इस सिचुएशन में तो यही सही रहेगा, और वो लोग अपना मन बना लेते थे कि हाँ हम खेलेंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है दोस्तों कि रॉजर विटनर जो है उसी को डर लग जाता है कि नहीं कहीं अगर मैं हार गया तो मुझे अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी, और बोलता है नहीं यह सही नहीं रहेगा किसी को मार के खाना, और वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता, बोलता है मैं इस खेल में शामिल नहीं हूं। लेकिन दोस्तों उन 4 लोगों ने अपना मन बना लिया था कि जब तक बचाव दल आएंगे, हमें 3-4 दिन और मतलब 8-10 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर 3-4 दिन और हो गए तो इसमें तो हम सब मारे जाएंगे, इससे बेहतर होगा कि हम किसी एक को मारेंगे। और वो उसे फोर्स कर देता है रॉजर विटनर को कि तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, और वो बोलता है मैं नहीं खेलूंगा। तो बोलता है कोई बात नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो 4 लोग अपना अपना डाइस फेंक लेते हैं, और उस रॉजर विटनर के बदले एक दूसरा बंदा क्या करता है डाइस फेंक देता है, और दुर्भाग्यवश कह दे या क्रिमिनल इंटेंट कह दे दोस्तों कि रॉजर विटनर ही उस गेम में हार जाता है, और उसे ही वो अन्य 4 लोग मार करके खा करके अपने कुछ दिन सरवाइव कर देते हैं। 4 दिन बाद क्या होता है दोस्तों, रेस्क्यू टीम के द्वारा उन लोगों को बचा लिया जाता है, और अब दोस्तों ट्रायल कोर्ट में उनके अगेंस्ट में केस चलता है कि आप लोगों ने जो एक का मर्डर कर दिया वो सही था या नहीं था। तो ट्रायल कोर्ट कहता है कि विद क्रिमिनल इंटेंट विलफुल एक्ट, आप लोगों ने उस एक व्यक्ति का मर्डर किया क्योंकि वो इस खेल में शामिल नहीं था, तो आप प्लीड भी नहीं कर पाएंगे। वो लोग जब अपने आप को प्लीड करने जाते हैं कि मुझे माफी मिलनी चाहिए, तो बोलते हैं नहीं, उन्हें आपको नहीं माफी मिलेंगी क्योंकि वो खेलना नहीं चाह रहा था, आप जबरदस्ती उसे शामिल कर दे, तो आप लोगों को सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट में प्लीड नहीं यानी कि आत्मरक्षा के बेसिस पे आप लोगों को माफी नहीं दी जाएगी और आप लोगों को फांसी होगी। तो ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया दोस्तों, उन्हें गिल्टी करार दे दिया उन 4 लोगों को। तो दोस्तों अब यह केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होकर जाता है कि वेदर दिस मर्डर इज जस्टिफाइबल और नॉट। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच बैठाई जाती है, और जिसके के चीफ होते हैं जस्टिस ट्रू पैनी, ताकि वो डिसाइड कर सके कि मतलब इस पूरे मैटर में सर्कमस्टांसेस ऐसा था तो क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो 5 जजेस की बेंच बैठाई जाती है, और कैरेक्टर पे फिर से एक बार फोकस कीजिएगा दोस्तों। जो पहले जज का नाम था वो था जस्टिस ट्रू पैनी, जो कि चीफ जस्टिस होते हैं उन 5 लोग मतलब जजेस की बेंच के। और जो दूसरे जज होते हैं उनका नाम होता है जस्टिस फॉस्टर, जो तीसरे जज होते हैं उनका नाम होता है जस्टिस स्टैटिंग, जो चौथे जज होते हैं उनका नाम होता है जस्टिस कीन, और जो 5वें होते हैं उनका नाम होता है जस्टिस हैंडी। और जो चीफ जस्टिस थे हमारे जस्टिस ट्रू पैनी, वो कहते हैं कि ये गिल्टी है, इन लोगों को गिल्टी करार देते हैं और बोलते हैं, और उसके पीछे जो ग्राउंड देते हैं वो कहते हैं कि मतलब कि हमारा लॉ कहता है कि इफ समवन किल्ड द अदर पर्सन विलफुली दे विल बी लायबल फॉर मर्डर एंड पनिशेबल। एंड सो क्योंकि यह दोस्त एक विलफुल एक्ट था और क्रिमिनल इंटेंट था, तो मैं इसे फॉरगिव नहीं करूंगा और इन्हें माफी नहीं मिलेगी सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट में। और दोस्तों लेकिन वो एक बात यह भी कहते हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस होने के रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते मैं प्रेसिडेंट से जरूर गुहार लगाऊंगा कि वो इन लोगों को माफ कर दे, लेकिन मैं यहाँ पे गिल्टी देता हूं। तो दोस्तों जस्टिस ट्रू पैनी ने उन्हें गिल्टी करार दिया। अब आते हैं दूसरे जज पे, हम आते हैं जस्टिस फॉस्टर कहते हैं कि जस्टिस के अपोजिट कि ये इनोसेंट है, क्योंकि हमें लॉ का हमेशा स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑल्सो। और इसके पीछे जो वो लॉजिक देते हैं और बोलते हैं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ डिफेंस,
यानी कि दोस्तों वो बोलते हैं कि सुरक्षा जो होता है वो आत्म बचाव के समान ही होता है। और जो दूसरा, और वो कहते हैं कि जैसे कि हमारे संविधान में है दोस्तों कि सेक्शन 100 और 103 आईपीसी के तहत जो हमें किसी व्यक्ति को मारने का अधिकार देता है। कैसे? सेक्शन 100 कहता है कि अगर आपके पे ऊपर कोई हमला करता है और आपकी जान को खतरा है तो आप सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट में उसको मार सकते हैं। ये हमारा सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 100 कहता है। और सेक्शन 103 कहता है दोस्तों, खासकर को लड़कों के लिए, आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, कि मतलब कि अगर कोई आपके संपत्ति पे को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, लेट सपोज दैट मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि अगर आपके घर में देर रात कोई डकैती करने घुसता है या फिर कोई देर रात चोरी छुपके से आपके घर में घुसता है, किसी भी इंटेंशन से, आप समझ सकते हैं, तो आपको खुला छूट है कि आप उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं और आपको इसमें कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे लड़कों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप कुछ भी करें लाइफ में, लेकिन अपने मर्यादा में रह करके अपने काम को करें, ताकि आप अपने जीवन की रक्षा स्वयं कर सकें और इस सेक्शन के जाने। तो ये दोस्तों, और ये ग्राउंड्स देते हैं, और वो फॉस्टर बोलते हैं कि ये इनोसेंट है क्योंकि हमें यह सेक्शन 100 और 103 भी मारने का अधिकार देता है, सेल्फ डिफेंस, और बोलते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ डिफेंस। तो अब आते हैं जस्टिस टैटिंग के अगेंस्ट में, मतलब टैटिंग जो बोलते हैं कि वो अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। रिक्यूज इन द सेंस दोस्तों कि बोलते हैं वो टू स्टेप डाउन करना, यानी कि मतलब वो अपने आप को डिसीजन लेने से विड्रॉ कर लेते हैं और कहते हैं कि ये जो मैटर है वो इमोशन और लॉ के बीच में बड़े ही कमाल का बैलेंस बनाता है, और किसी एक के तरफ झुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसमें डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। लेकिन वो फॉस्टर साहब जो उन्हें इनोसेंट कहते हैं, यह कहकर कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ डिफेंस, वो उनको बोलते हैं कि फॉस्टर साहब को शायद लॉ समझ में नहीं आया, और बोलते हैं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेल्फ डिफेंस। और वो एग्जांपल देते हैं कि वन हु इनिशिएट्स कैन नॉट प्लीड सेल्फ डिफेंस, यानी कि अगर एक एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाना चाहूं कि ए अगर चाकू लेकर के बी को मारने जाता है और बी उसके बदले में इस ए को गोली मार देता है, तो बी जो है वो क्लेम कर सकता है सेल्फ डिफेंस का। ए नहीं क्लेम कर सकता है कि मैं सेल्फ डिफेंस के राइट में मैं उसको मार दिया हूं, क्योंकि वो खुद इनिशिएट्स किया है। ये समझ रहे हैं आप? तो सेल्फ डिफेंस का राइट इसको नहीं मिलेगा। और सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि दोस्तों की कुछ आसान तरीका, मतलब जिस तरीके का सिचुएशन उस तरीके से, मतलब उस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलना। लेट सपोज दैट मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, कि अगर ए बी का नाक खींच रहा है तो बी का यह अधिकार है कि वो उसका नाक खींच सके सेल्फ डिफेंस के बदले में, या फिर ज्यादा से ज्यादा हाथ झटक सके। बी उसको नाक खींचने के बदले में गोली नहीं मार सकता है। इसमें अगर वो ऐसा करता है दोस्तों तो सेल्फ डिफेंस का उसको राइट नहीं मिलेगा। आईपीसी के सेक्शन 304 के तहत उसे सजा दी जाएगी और उसे पनिश किया जाएगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसा वो इनिशिएट्स करेगा उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है। तो वो ये बात कहते हैं, और वो उसे मतलब कि अपने आप को फिर भी रिक्यूज कर लेते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे भी फिर भी डिसीजन लेना नहीं चाहूंगा, फोस्टर साहब को जवाब देते हुए। और उसके बाद आते हैं जस्टिस नंबर 4, यानी कि जस्टिस कीन के बेसिस पे। वो बोलते हैं, ये बड़े ही क्रिस्टल क्लियर आदमी थे, ये सीधा बोलते हैं गिल्टी। बोलते हैं कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ गुड और बैड, नाइदर इट्स अ मैटर ऑफ विकेड और गुड पर्सन, इट इज द मैटर दैट 4 पर्सन किल्स 1 पर्सन। क्या उनका क्रिमिनल इंटेंट था? क्या उनका विलफुल एक्ट था? क्या ये ऑफेंस के सारे एलिमेंट्स को पूरा करते हैं? अगर वो करते हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं करते तो उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। और वो एक एग्जांपल देते हैं कॉमनवेल्थ वर्सेस वेलेजियन का। इस एग्जांपल को मैं एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, कि एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था और उसकी बीमार, लेट सपोज की माँ जो है बहुत बीमार रहती है और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता, और बच्चा भूख से तड़प रहा होता है, और वो अपने भूख के मारे एक दुकान पे जाता है और एक ब्रेड का टुकड़ा चुरा लेता है दोस्तों। और जब वो कोर्ट, तो लॉ हमारा यह कहता है, मतलब इस केस में ऐसा हुआ था कि उस बच्चे को माफी नहीं दी गई थी, क्योंकि मतलब कि
लॉ हमारा कहता है कि उसने मूवेबल प्रॉपर्टी थी, वो जो ब्रेड था मूवेबल प्रॉपर्टी थे, डिसऑनेस्ट इंटेंट के साथ उस बच्चे ने वहां से आउट ऑफ द पोजीशन किया, वहां से निकाल लिया, यानी कि चोरी कर ली, तो ये ऑफेंस के सारे एलिमेंट्स को पूरा करता है और इसे सजा मिलनी चाहिए और उसे सजा दी जाती है। दोस्तों एक एग्जाम्पल इसी से मिलता जुलता है, मैंने रिसेंटली देखा था दोस्तों, कॉट इन प्रोविडेंस, एक यूट्यूब पे ही आता है चैनल, एक स्मॉल कॉज कोर्ट है जहां पे एक रिटायर्ड जज बैठते हैं और ये एक टीवी शो है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि, और वहां पे क्या हुआ था ना कि दोस्तों, अब मैं एथिक्स की थोड़ी सी बात करूंगा दोस्तों, कि एक बच्चा ऐसे ही ब्रेड चुराता है और वो ब्रेड चुरा करके अपने भूख के मारे ब्रेड चुरा लेता है एक शॉपकीपर से, और शॉपकीपर उसके अगेंस्ट केस कर देता है। और तो वो बोलते हैं, वो जज वो बोलते हैं कि यह अपराध तो है और इस केस में सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन इस सजा में हम सबको सजा मिलनी चाहिए, $10 का जुर्माना होना चाहिए, और इस कोर्ट में सभी लोगों को भी $10 का जुर्माना होगा। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे एक बच्चे को एक ब्रेड चुराने की मतलब कि गलती करनी पड़ी और जिसके अगेंस्ट में जिसके लिए उसके अगेंस्ट केस हो गया है, तो यहाँ पे हम सभी को $10 का जुर्माना होगा। तो इस मतलब डिसीजन को ना बहुत ही अप्रिशिएट किया गया दोस्तों कि वाह क्या डिसीजन लिया गया है। लेकिन दोस्तों लॉ हमारा ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा देखा जाए तो हर आदमी जो गुनाह करता है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए या फिर कुछ न कुछ मजबूरी के कारण ही करता है। किसी को भूख की जरूरत है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास कुछ है, तो अगर ऐसे में अगर सारे लोग बहाना देने लगे कि हमने इस कारण से चोरी की, मेरा यह मजबूरी था, या मैंने इस कारण से मार दिया, या फिर कुछ भी, तो दोस्तों ऐसे में तो दोस्तों दुनिया भर के आधे जेल के कैदी रिहा हो जाएंगे और क्राइम रेट कितना बढ़ जाएगा आप खुद ही समझ सकते हैं। तो कीन साहब ने कहा कि नहीं, ये गिल्टी है और इन्हें सजा मिलनी चाहिए दोस्तों। और जब हम लास्ट में आते हैं 5वें नंबर जस्टिस पे, जस्टिस हैंडी कहते हैं, ये थोड़े से ना मतलब कि बोलते हैं कि इनका यह कहना था, ये इनोसेंट करार देते हैं सबसे पहले कि नहीं, मैं इन लोगों को माफ करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं, उसके पीछे का ग्राउंड कर देते हैं कि लॉ जो होता है ये कहते हैं कि जस्टिस विच अपील्स द मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी, इट मीन्स कि जो न्यायपालिका जो होता है, यानी कि कानून जो बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं पब्लिक को ही माइंड में, पब्लिक के लिए जो अच्छा होता है उसको मद्देनजर रख के ही बनाया जाता है। तो जो पब्लिक के लिए अच्छा होगा, जो पब्लिक कहती है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, उसी को तो लॉ बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये बोलते हैं कि ये एक मीडिया ट्रायल करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है इस केस में, इन लोगों को माफी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और दोस्तों 90% वोट आता है कि इन लोगों को माफ कर देना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि इंडिया में आपने देखा होगा कि 2018 में एक केस मुझे याद आता है, आईपीसी के सेक्शन 497 एडल्ट्री का केस, जहां पे औरत को अधिकार नहीं था, मतलब अगर अपने एक महिला है, अगर उसके पति का कहीं अफेयर चल रहा है तो उसे यह अधिकार नहीं था कि वो अपने पति के अगेंस्ट में केस कर सके, और जो कि कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन मर्द जो था, मतलब कि पुरुष जाति जो है, उनको यह हक था कि अगर वो महिला का कहीं अफेयर चल रहा है या फिर वो किसी को अगर लाइक करती है तो उनके अगेंस्ट में वो उस व्यक्ति के अगेंस्ट में वो केस कर सकते हैं। तो ये जस्टिफाइबल नहीं था दोस्तों, तो इसलिए इस केस को हटा दिया गया। यहाँ पे एडल्ट्री वाले केस को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया सेक्शन 497 में। अब महिला को भी अधिकार है कि वो अपने पति के अगेंस्ट में केस कर सकती है अगर उसका कहीं अफेयर चलता है तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जस्टिस ट्रू पेनी ने कहा कि गिल्टी, फॉस्टर ने कहा इनोसेंट, और टैटिंग ने विड्रॉ कर लिया, और फिर कीन ने कहा गिल्टी और हैंडी ने कहा इनोसेंट। मतलब कि 2/2 में डिवाइड हो, एक ने डिसीजन नहीं लिया, 2 ने कहा कि गिल्टी है और 2 ने कहा कि इनोसेंट है। और सुप्रीम कोर्ट का लॉ कहता है दोस्तों कि जब भी मतलब यूएस का मैं यहां पे बात कर रहूंगा थोड़ा सा कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो बेंच होता है 5 जजेस के बेंच, जब वहां पे डिसीजन डिवाइड हो जाता है 2/2 में, तो वहां पे जो ट्रायल कोर्ट का जो होता है डिसीजन वही एग्जीक्यूट किया जाता है, और ट्रायल कोर्ट ने उन लोगों को मतलब कि गिल्टी करार दिया था और उन लोगों को पनिश किया जाएगा। तो दोस्तों अब ये मामला प्रेसिडेंट के पास जाता है कि हाँ इस केस में क्या करना चाहिए। तो जैसे दोस्तों इंडिया में तो होता है क्या है कि अगर 5 जजेस के बेंच में अगर डिसीजन नहीं हुआ तो हम 7 को बैठाते हैं, 9 को बैठाते हैं, क्योंकि अपन फुल फुर्सत में है दोस्तों। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, वहां डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। 5 से अब 3 हो गया, अब 3 लोग बैठ करके डिसीजन लेंगे कि
क्या करना चाहिए इस केस में। तो वहां पे क्या होता है कि दोस्तों वन जो होते हैं, वहां पे जो जस्टिस वन होते हैं, टुई होते हैं और थ्री होते हैं। आप ऐसे, इनका ये नाम था बेसिकली। तो वन कहते हैं कि इनोसेंट है, ट्विस्ट कहते हैं कि गिल्टी है, और थ्री कहते हैं कि इन लोगों का कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, और इन लोगों का कोई पास्ट जो है वो क्राइम से भरा हुआ नहीं है। मतलब पास्ट में भी इन्होंने कुछ क्राइम नहीं किया हुआ है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे तो इन्होंने अपराध किया है। लेकिन अपराध किया है तो पनिश तो मिलेगी, लेकिन इन्हें फांसी नहीं दी जाएगी और ना ही इन्हें उम्र कैद का कारावास दिया जाएगा। इन्हें, इनके लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी, तो अगर इन्होंने एक व्यक्ति को मारा है तो इन्हें लाइफ बचाने का ही सजा देनी चाहिए, और इन्हें हॉस्पिटल में जो ग्रसित बीमारी से मतलब पीड़ित हैं उन लोगों की सेवा में इन लोगों को लगा देना चाहिए, और उम्र भर ये लोग हॉस्पिटल में सेवा करेंगे। तो ये इनका यह मानना था। तो दोस्तों इस डिसीजन में आपका क्या डिसीजन है, मुझे आप ये बताइए कि कौन सा डिसीजन आपको सही लगा, कि क्या इनको सजा देनी चाहिए, क्या इनको सजा नहीं देनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट में माफी दे देनी चाहिए, या फिर जो लास्ट वाला जो मुझे खास करके पसंद आया है कि इनको अगर इन्होंने उस सिचुएशन में मार दिया है, चलो ठीक है, तो इनको लाइफ बचाने के लिए ताउम्र लगा देना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी बोरिंग लगा हो, कुछ भी ऐसा चीज जिसे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा लगा हो कि मतलब कि क्वालिटी इनहेंस, तो मैं कर दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मतलब जहां पे आपको मुझे गाइड करना चाहिए तो आप मुझे जरूर गाइड कीजिएगा, क्योंकि और मैं पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ में। धन्यवाद।